वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम एजुकेशन के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप प्रथम सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं और सोच रहे हैं कि भाई शिक्षा शास्त्र में हमको सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास और चुनौतियाँ आपको पढ़ना है। ठीक है, भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास और चुनौतियां जो आई हैं शिक्षा में, शिक्षा के विकास में, उसके बारे में हमको जानना है। बीए सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आपको मिलेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर में ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सिलेबस तो यही पढ़ना पड़ेगा सभी के लिए। बाकी मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो और भी तमाम प्रकार की वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। 2023 वाली प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी शिक्षा शास्त्र बीए सेकंड सेमेस्टर की। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं। बाकी मैं न्यू मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा आगे। देखिए, पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में हम लोग प्राचीन काल में शिक्षा के बारे में जानेंगे। खास करके वैदिक कालीन शिक्षा में खास करके गुरुकुल पद्धति के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एजुकेशन इन एंशियंट पीरियड, वैदिक एजुकेशन, जिसमें गुरुकुल सिस्टम के बारे में बेसिकली हम अध्ययन करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। फिर उसके बाद में दूसरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, दूसरे चैप्टर में प्राचीन भारतीय बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में हमको जानना है। एजुकेशन एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट पीरियड, यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में हमको जानना है, बहुत ही बारीकी के साथ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में तीसरा चैप्टर हमको पढ़ना है मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा में मुस्लिम शिक्षा के बारे में हमको जानना है, और खासकर मुस्लिम शिक्षा में मकतब और मदरसे के बारे में हमको विस्तार से जान लेना है। मेडिवल एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन जिसको बोलते हैं, मेडिवल एजुकेशन में मुस्लिम एजुकेशन की बात ही करते हैं, जिसमें मकतब और मदरसे में कैसी शिक्षा दी जाती है उसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में चौथे चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, चौथे चैप्टर में हम लोगों को 1813 ईस्वी से लेकर के, मतलब 1813 ईस्वी और 1833 ईस्वी, इन दो में जो आज्ञा पत्र आया था और इसके बारे में जानना है। यानी कि 1813 का आज्ञा पत्र और 1833 का जो आज्ञा पत्र था उसके बारे में जानेंगे, क्या उसमें प्रावधान था, क्या विशेषताएं थी। इसके अलावा प्राच्य पाश्चात्य विवाद, यानी कि जो भारतीय प्राचीनता है और जो पाश्चात्य जगत की जो विचारधारा है, चूंकि उस समय भारत पर आप देखते हैं 1813 1833 ईस्वी का जो समय काल है या उसके बाद का समय काल अंग्रेजों के अधीन था। तो उस समय की स्थिति में प्राच्य पाश्चात्य विवाद हो रहे थे, यानी कि जो है पश्चिमी जगत की जो शिक्षा है और जो भारतीय हमारा प्राचीन ज्ञान है उसके बीच में जो डिबेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। चैप्टर खास करके जो है चार्टर एक्ट्स जो आए हैं 1813 और 1833 के, उसको जानेंगे। इसके अलावा जो है प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला चैप्टर है आपका मैकाले का विवरण पत्र जो है, यानी कि मैकालेज, ठीक है, मिंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैकाले का जो विवरण विवरण पत्र 1835 में आया उसके बारे में चर्चा करेंगे, शिक्षा से ही रिलेटेड है। इसके बाद में वुड डिस्पैच जिसको बोलते हैं, वुड का घोषणा पत्र वो आया, वुड्स घोषणा पत्र जो आया है, वुड्स डिस्पैच 1854 ईस्वी में, उसके बारे में उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, शिक्षा को लेकर के क्या इनोवेशन करने की बात करी गई है शिक्षा में, तमाम प्रकार की विशेषताओं के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है यहाँ से। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग, खास करके हंटर आयोग जिसको कहते हैं, 1882 में आया। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन के बारे में हमको जानना है, विस्तार से जानेंगे इसके बारे में, इसके समस्त प्रावधानों को समझेंगे हम। इसके बाद में 8वें चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे जो है गोखले का बिल, गोखले की बिल आई थी 1911 में, वो शिक्षा से रिलेटेड है। तो गोखलेज बिल के बारे में चर्चा करेंगे, 1911 में ये बिल आया, उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में सैंडलर आयोग जो शिक्षा से रिलेटेड है, 1917 में आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सैंडलर कमीशन 1917 में आया था। इसके अलावा हारटांग आयोग का गठन हुआ शिक्षा को लेकर के 1929 में, उसके बारे में समझेंगे, क्या प्रावधान इसमें किए गए शिक्षा को लेकर के। इन तमाम प्रकार के पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके बाद में वर्धा शिक्षा योजना, खास करके बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के बारे में जानेंगे, ठीक है। वर्धा एजुकेशन स्कीम, खास करके बेसिक एजुकेशन और जो है नई तालीम जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे 11वें चैप्टर में। फिर उसके बाद में अगला जो चैप्टर आपका आएगा 12वां चैप्टर, उसमें हम लोगों को सार्जेंट योजना के बारे में समझना है, सार्जेंट प्लान जिसको बोलते हैं। सार्जेंट प्लान की पूरी बेसिकली मतलब सारी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक से जो है सार्जेंट योजना में क्या क्या बातें कही गई हैं उन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। इसके बाद में विश्वविद्यालय
शिक्षा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो आया, उस कमीशन में क्या-क्या प्रावधान किए गए शिक्षा को लेकर के, उन प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे, क्या सिफ़ारिशें की गई, उसको समझेंगे। इसके बाद में 14 नंबर चैप्टर में हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में जानेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952 से 1953 में आया, जिसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं, यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53। तो दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। मुदालियर आयोग के नाम से इसको जानते हैं, मुदालियर आयोग का क्या प्रावधान रहा है, शिक्षा में क्या योगदान रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और 15वें चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है भई, 15वें चैप्टर में कुल मिलाकर के आपका सिलेबस जो है 8 इकाइयों में बँटा हुआ होता है, और उन्हीं 8 इकाइयों में से मैंने तमाम प्रकार के जो है चैप्टर के बारे में समझने का प्रयास किया। तो ये चैप्टर वाइज़ जो है आपका सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें तमाम प्रकार के चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो यही सब टॉपिक आपको जानना है कुल मिलाकर के, बस इतना समझें, इनको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न शिक्षा आयोग के बारे में आपको समझना है। शिक्षा आयोग जो कि 1964 से 1966 में आया, शिक्षा आयोग को ही कोठारी आयोग कहते हैं। तो कोठारी आयोग के बारे में हम बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। एजुकेशन कमीशन 1964 से लेकर के 66 में आया था कोठारी कमीशन। तो इसके बारे में, इसके तमाम प्रकार के जो प्रावधान है शिक्षा को लेकर के, उसके बारे में समझा जाएगा। इसके बाद में 16वें चैप्टर में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में समझेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में आई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में अगला चैप्टर है आचार्य राममूर्ति समिति, आई 1990 में। इसके बारे में चर्चा करेंगे, आचार्य राममूर्ति कमेटी के बारे में, इसमें क्या-क्या प्रावधान शिक्षा को लेकर के करे गए हैं। इसके बाद में अगले चैप्टर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई 1992 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसमें क्या प्रावधान किए गए थे। इसके बाद में अगला जो चैप्टर है आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसको नॉलेज मतलब कि नेशनल नॉलेज कमीशन बोलते हैं, तो नेशनल नॉलेज कमीशन के प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे। 20वां जो चैप्टर है उसमें आपको क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, यानी कि जो 2020 में अभी शिक्षा नीति आई है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है 2020 में, इसके बारे में जानना है, इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, पूरा मैं समझाऊँगा आपको, ठीक है। इसके बाद में अगला जो चैप्टर आपका आएगा 21वां चैप्टर, उसमें आपको क्या पढ़ना है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और उसकी समस्याओं के बारे में आपको जानना है विस्तार से, ठीक है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्याएँ हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कब से कब तक होती है, उसके बारे में विस्तार से मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। उसको लेकर के विभिन्न आयोग ने क्या-क्या सिफ़ारिशें करी हैं, क्या समस्याएँ हैं उसकी, उस समस्याओं का समाधान कैसे करना है, ये तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को, और इट्स प्रॉब्लम्स, उसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे। इसके अलावा अगला चैप्टर में हम 22वें चैप्टर में प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा की जो समस्याएँ हैं, यानी प्राइमरी एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्याएँ हैं और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में हम बस विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा मतलब 23वें चैप्टर में हम लोग माध्यमिक शिक्षा और उसकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे बारीकी के साथ, ठीक है, यानी सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, तो आप लोग नोट का डाउन करते हुए चलेंगे। जो अंग्रेजी वाले छात्र छात्र हैं अंग्रेजी में देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देखिएगा। तो माध्यमिक शिक्षा और उसकी समस्याओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद में उच्च शिक्षा के बारे में जानेंगे, खास करके विश्वविद्यालय शिक्षा उच्च शिक्षा को कहते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा में क्या कमियाँ रह रही हैं, इस समय क्या प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे विश्वविद्यालय शिक्षा को हम बढ़ावा दे पाएँगे, या इसके अलावा उसमें क्या समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को कैसे हम खत्म कर पाएँगे। तो इन तमाम प्रकार की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे उच्च शिक्षा की, ठीक है। इसके बाद में अगला चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है 25वां चैप्टर, भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं, उन कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा को हायर एजुकेशन बोलते हैं, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को या भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले हैं, उन कारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ करके हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब कि सिलेबस। और इस तरीके से 25 चैप्टर के माध्यम से हम लोग अपने संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, ध्यान रखिएगा इस सिलेबस को, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के सिलेबस मैंने डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कि आप देखेंगे तो ये भी सिलेबस समाजशास्त्र का सिलेबस आप देख लीजिएगा, जिसमें आपको सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज के बारे में जानना है, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी का सिलेबस आप देख लीजिएगा, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी जिसमें पढ़ना है आपको, इसका भी सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ मैं। इसके अलावा प्राचीन इतिहास में आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना 600 BC से लेकर के 647 AD यानी कि ईस्वी तक।
600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको प्राचीन इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बीए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट का मैं सिलेबस डिस्कस कर दूँगा, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को बड़ी आसानी से देख पाएँगे, समझ पाएँगे कि हमको आखिरकार पढ़ना क्या-क्या है, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।